अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। स्पेशल रिपोर्ट में बात 2024 के सियासी घमासान की। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इंडिया गठबंधन ने बड़ा दांव चला। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दावा किया केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने पर सीएए कानून को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया देश में स्थिर सरकार की वजह से ही सीएए लागू हो पाया। इसे लेकर कैसे छिड़ गया है संग्राम, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 24 के चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दाव। Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. लेकिन सीएए पर अडिग अमित शाह। सीएए हकीकत है, लागू होकर रहेगा। 2024 के चुनाव के ऐलान से ठीक पहले अपने पिटारे से सीएए का जिन्न निकालकर केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्ष को हक्का बक्का कर दिया था। चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू करने के फैसले को सियासत के जानकार मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, तो विपक्ष लगातार इस फैसले पर सवाल उठा रहा था। संविधान हमारा अधिकार देता है कि सबको सम्मान मिले, सबको बराबर की नजर से देखा जाए। पहले चरण की वोटिंग के बाद चुनाव मैदान में एक बार फिर सीएए की गूंज तब सुनाई दी जब कांग्रेस नेता चिदंबरम ने इसे लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सीएए कानून को रद्द कर दिया जाएगा। You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. सुना आपने, चिदंबरम सत्ता में लौटने पर 5 कानून निरस्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके सीएए को लेकर किए दावे की हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि जिस कानून को रद्द करने की बात चिदंबरम कर रहे हैं वो आखिर है क्या। ये कानून 3 पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने से जुड़ा है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के प्रवासियों के लिए नियम बनाए गए हैं। सीएए से 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। तीनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इसके तहत अपनी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। 11 मार्च 2024 को इस कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। चिदंबरम के बयान के बाद एक रैली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएए को लेकर फिर हुंकार भरी। आपने देखा कि आपने स्थिर सरकार दी तो उसके कारण सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी हम ला सके, सीएए हम पारित कर सके, कानून बना सके। सियासत के जानकार इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस ने सीएए पर दांव क्यों चला है, क्योंकि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सीएए का जिक्र तक नहीं किया था। सूत्रों का दावा है कि आखिरी वक्त में इसे घोषणा पत्र से हटा दिया गया था, जबकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सीएए के तहत लोगों को नागरिकता देने का वादा किया है। वहीं टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में सीएए कानून रद्द करने की बात कही है, जबकि चुनाव प्रचार में बीजेपी लगातार इसे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से जोड़ रही है। अब सीएए रद्द करने के कांग्रेस के वादे पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। देश में पहली बार देश का अपना कानून बना है और ये बात करते हैं सीएए को समाप्त करेंगे। ये देश का कानून है और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं
कि CAA को समाप्त कर सके। कांग्रेस नेता चिदम्बरम से पहले AIMIM अध्यक्ष ओवैसी भी CAA को लेकर मुखर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया था। बीजेपी ने CAA का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया है और रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया है, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी बार बार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि CAA नागरिकता देने का कानून है, इसके तहत किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। किसी को डरने झिझकने की जरूरत नहीं। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं CAA को लेकर, कोई इसमें भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। CAA लागू हो चुका है, बहुत दिन पहले लागू हो गया। ये नागरिकता देने वाला कानून है, ये किसी की भी नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। CAA पर विपक्ष के सवालों को बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। अब कांग्रेस ने खुलकर जिस तरह इस कानून को रद्द करने की बात कही है, उससे चुनाव प्रचार में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोपों का नया दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में दंगल जारी है। हर दिन दोनों ओर से जोरदार जुबानी जंग हो रही है। अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं या नहीं, इसको लेकर आप बीजेपी के बीच जंग और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दवाई तो है, मैडम आप बीच में बताइए। ऐसा नहीं है, शुगर लेवल 300 के ऊपर पहुंच गया है। मैडम मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। उनको इंसुलिन की जरूरत है। सॉरी, इंसुलिन है ये। अगर आप लोगों के पास आप नहीं दे सकते तो दिल्ली के लोग भेज रहे हैं, ले लीजिए। दिल्ली के लोगों ने भेजा इसको। मैडम आप तिहाड़ प्रशासन से बात करिए। नहीं तो अभी आप ही है ना। तिहाड़ प्रशासन का नहीं है। ये है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, जो तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसुलिन की दवा हाथ में लिए प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही इस पुलिस अधिकारी को जबरदस्ती इंसुलिन की दवा थमाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 20 दिन से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक इंसुलिन की दवा पहुंचाई जा सके। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगातार बीजेपी पर लगा रही है। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए है, जबकि बीजेपी भी आम आदमी पार्टी से तीखे सवाल कर पलटवार कर रही है। हमें तो बस इस बात पे बड़ा अंदेशा हो रहा है, हमें इस बात पे साजिश लग रही है। ये तीनों लोग जो CM के दावेदार हैं, अब संजय सिंह जी बन गए, ये तीनों लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि उनको 40 ग्राम लगाओ इंसुलिन, 40 ग्राम इंसुलिन लगानी? ये डॉक्टर तो नहीं है। जेल में अरविंद केजरीवाल के खाने पीने को लेकर पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस बीच अब इंसुलिन की दवा को लेकर तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सवाल कर रही है कि क्यों केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, जबकि वो डायबिटिक हैं, उनका शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ है। सौरभ भारद्वाज एक पत्र दिखाते हुए आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये तिहाड़ जेल के DG ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने जिस कागज को तिहाड़ जेल से जुड़ा बताया, उसमें ये निवेदन किया गया है। ये अनुरोध किया जाता है कि तिहाड़ जेल नंबर 2 में विचाराधीन कैदी अरविंद केजरीवाल को प्राथमिकता के आधार पर उनकी शुगर लेवल, इंसुलिन निर्भरता के परामर्श के लिए एक वरिष्ठ डायबिटोलॉजिस्ट को नामित किया जाए। जबकि तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक एम्स के सीनियर डॉक्टर ने शनिवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल को परामर्श दिया था। इस दौरान 40 मिनट की बातचीत के बाद केजरीवाल को आश्वासन दिया गया कि उन्हें कोई गंभीर चिंता करने की जरूरत नहीं और निर्धारित दवाएं जारी रखने की सलाह भी दी गई, जिनका नियमित आधार पर मूल्यांकन और समीक्षा की जाएगी। एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट ने केजरीवाल के सभी पैरामीटर्स, ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर, डाइट की जानकारी और दवाओं की भी जानकारी दी। खास बात ये भी है कि केजरीवाल की तरफ से इंसुलिन का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, न ही डॉक्टरों ने इंसुलिन देने का सुझाव दिया।
जेल ने भी बताया कि सुनीता केजरीवाल के कहने पर तिहाड़ प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से परामर्श कराया था। इस दौरान एम्स के डॉक्टरों के अलावा तिहाड़ जेल के स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी का तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन जारी है और बीजेपी पर निशाना साधना भी जारी है। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए है। ऐसी क्रूरता तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी कि आप जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आप उनकी दवाइयां रोक देंगे। इंसुलिन को लेकर सियासी संग्राम में बीजेपी ने भी इन आरोपों पर खुलकर पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज में आपस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर होड़ मची है। हमें इस बात पे साजिश लग रही है। ये तीनों लोग जो सीएम के दावेदार हैं, अब संजय सिंह जी बनेंगे, कह रहे नहीं 40-50 ग्राम इंसुलिन लगानी चाहिए, इनको जरूर लगा दो इंसुलिन। अरे भाई, आप उनकी सेहत क्यों खराब करना चाहते हैं? और उनके धर्मपत्नी भी ऐसा नहीं कह रही कि इनको इंसुलिन लगाइए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की एडवाइस के बिना जबरदस्ती किसी को इंसुलिन लगवा देनी, ये तो उसकी जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो आतिशी जी और ये संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज क्यों ऐसा खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? वैसे आज रांची में इंडी गठबंधन की रैली के दौरान भी केजरीवाल की पत्नी ने अपने पति की सेहत पर चिंता जताई है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। आपको बता दें कि एलजी हाउस से जारी एक बयान में दावा किया गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर ने उनकी इंसुलिन की खुराक बंद कर दी थी। बयान में केजरीवाल के डाइट प्लान के बारे में भी बताया गया है और ये भी कि दिल्ली एम्स ने उन्हें कई चीजें खाने के लिए मना किया था। सवाल यह है कि इंसुलिन की दवा लें या न लें, अब क्या इसको लेकर भी राजनीति आगे बढ़ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश में आपको चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले दल और नेता कई मिल जाएंगे, लेकिन पुलिस भी चुनाव काल में अगर हिंदू मुसलमान करे और खासकर सांप्रदायिक हिंसा जैसे संवेदनशील मामले में, तो ये बहुत चिंता की बात हो जाती है। बंगाल में भी कुछ यही हाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस कूच बिहार में हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है। रामनवमी के दौरान हुए दंगे पर बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन उस एफआईआर पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा की ये वही एफआईआर है जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस एफआईआर में न तो दंगे का जिक्र है और न ही शोभा यात्रा पर बम फेंकने का जिक्र। तो फिर जिक्र किस बात का है? जिक्र है हिंदू मुसलमान का। अब आप एफआईआर की 5 बड़ी बातें समझिए। डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट यानी संदिग्धों के कॉलम में पहले नंबर पर हिंदुओं का नाम है। लिखा है 1800 से 2000 हिंदू समुदाय के लोग थे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय का नाम लिखा गया है। 300 से 400 मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। एफआईआर में बस इतना लिखा है कि मौके से ईंट पत्थर के टुकड़े मिले, बांस की 9 लाठियां मिली। इसके अलावा कई गाड़ियां डैमेज हालत में दिखी। ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआईआर बंगाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर नौशाद अली ने दर्ज कराई है। मतलब किसी हिंदू या मुस्लिम समुदाय की ओर से एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। बंगाल पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया है। और 5वीं बड़ी बात यह है कि पुलिस ने हिंसा के सिर्फ 4 घंटे 10 मिनट बाद ही एफआईआर रजिस्टर कर ली थी। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में स्कूल मोड़ के पास 17 अप्रैल की शाम 5:05 पर दंगा भड़का था और एफआईआर रात 9:15 पर दर्ज हुई। हालांकि 5 दिन बीत जाने के बाद जांच कहां तक पहुंची, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस को कैसे पता कि हिंसा में 2000 हिंदू थे और 400 मुस्लिम? क्या ममता बनर्जी के कहने पर इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई गई? एफआईआर में हिंदू की संख्या ज्यादा दिखाना तुष्टीकरण का संदेश है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुर्शिदाबाद दंगे की जांच हुए बिना ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि अल्पसंख्यकों के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने भी हिंदू मुसलमान का जिक्र किया था। मुर्शिदाबादेर घटना आमी जोदि बोली परिकल्पित घटना
আজ সকাল থেকে সব ন্যাশনাল মিডিয়া আর রিজিওনাল মিডিয়াকে বলে দিয়েছে একতরফাভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলতে আর হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করতে। আমি যদি পয়েন্টটা আপনাদের বলি, আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? क्या दीदी का इशारा बहुसंख्यक समुदाय की तरफ था? अब दंगे की एफआईआर सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर से ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। राम की देश में राम की यात्रा निकाल रहे हैं, अभी उसका ऊपर पथराव हो गया, उसका ऊपर बोमा फेंका गया और मुख्यमंत्री खुद लाइन बता दिया क्या करना चाहिए। वही पुलिस मंत्री है तो पुलिस को जो करना था वही किया, और जितना दिन ममता जी रहेंगे ऐसा ही रहेंगे। अभी पश्चिम बंगाल की आम जनता को ये सोचना चाहिए, क्या पश्चिम बंगाल फिर से एक बंटवारा देखेगा? क्या पश्चिम बंगाल का भीतर फिर से एक नया बांग्लादेश पैदा हो जाएगा? जी न्यूज की टीम ने मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में जाकर हिंसा की पूरी पड़ताल की थी। हमने दोनों समुदाय से बात की थी। मुस्लिम पक्ष हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बता रही थी, वहीं हिंदू पक्ष का दावा था कि पत्थरबाजी समुदाय विशेष के घरों से शुरू हुई और वहां मौजूद पुलिस तमाशा देखती रही। रैलिर উপরে আমাদের র‍্যালির উপরে ইট বেড়ে যায়, কারো মাথায় লাগে, কারো হাতে লাগে, কিন্তু আমরা দেখি পুলিশ থেকে বলছে স্যার এটা কি হলো, ইটটা কেন মারলো, ইট মারলো কেন? যাকে লেগেছে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া শুরু করতে আসে। আগুন ঘনায় ডাক্তারবাবুর বাড়ির পাশে ওদিকে একতলা, তার পিছনে দুতলা, তারও পিছনে ওই একতলা দুতলা ওই তিনতলার সাইড থেকে একবারে ইট বৃষ্টি আকারে দেখছিত করতে থেকেছে আমাদের র‍্যালির উপরে। আর এটা কি হলো, সেখানে পুলিশ প্রশাসন সমস্ত দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশকে বলা হয় এটা কি হচ্ছে, এর প্রতিরোধ কি করলেন আপনারা? हिंसा के दौरान हमने आपको ये वीडियो भी दिखाया था जिसमें पुलिस मोबाइल कैमरा बंद करवा रही है। क्या ये इसलिए था कि पत्थरबाजी के सबूत सामने न आए? रही बात बंगाल पुलिस की एफआईआर में हिंदू मुसलमान करने की, तो इस मुद्दे पर हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और पूर्व आईपीएस अधिकारी पीके जैन से बात की। कानून की किसी भी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कानून केवल एक जानता है पीड़ित पक्ष, आक्रामक पक्ष, एग्रेसर और एग्रीव्ड, और तदनुसार एफआईआर लिखी जानी चाहिए। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना होगा अगर पुलिस और प्रशासन भी अपनी प्रथम सूचना में हिंदू और मुस्लिम शब्दों का प्रयोग करे। वेस्ट बंगाल के हालात जिस हिसाब से चल रहे हैं आज की तारीख में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन के या सरकार के दबाव में आके कुछ स्पेसिफिक चीज़ें एफआईआर के अंदर शामिल कर दें। बाकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन अगर लोकल पुलिस करेगी तो जो पहला वर्जन है एफआईआर का वही उसी को सामने रख के एफआईआर और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। यानी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एफआईआर में हिंदू मुस्लिम का जिक्र करने और उनका नंबर बताने के पीछे ममता बनर्जी को खुश करना रहा होगा, क्योंकि तुष्टीकरण की रेस में दीदी इस समय सबसे टॉप पर चल रही है। मुर्शिदाबाद से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।